चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए अगर हम बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है और 118 एलिमेंट में जो ग्रुप नंबर 18 वाले जो एलिमेंट होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा हीलियम नियॉन आर्गन वाला, उनको ऐसा माना जाता था कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो कंपाउंड क्या होता है, वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वो स्टेबल है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा माना जाता था। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे एलिमेंट नए नए डिस्कवर हुए, बहुत सारा कंपाउंड डिस्कवर हुआ, लेकिन देखा गया कि ये जो बात थी वो बात सही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कंपाउंड तो बना रहे थे लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। क्लियर है ना। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को पढ़ने के लिए जो थ्योरी बनाई गई उसका नाम है लुईस ऑक्टेट रूल। क्या नाम है? लुईस ऑक्टेट रूल। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन क्या है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है, केमिकल बॉन्ड बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो चीज को कंबाइन करके बाइंड करके रखता है, उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से बात करें, जैसे वाटर, आप लोगों को वाटर का स्ट्रक्चर मालूम होगा, एक O होता है और नीचे में दो हाइड्रोजन होता है। वाटर का शेप V शेप होता है, बेंड शेप होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन है भाई और उसके साथ में क्या अटैच है? हाइड्रोजन। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो हाइड्रोजन बाहर निकल के चला जाता, तो पानी मिलता ही नहीं। क्लियर है ना। इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका वजह से दोनों एक दूसरे से क्या हुआ है? बाइंड हुआ है। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टू या दो से अलग डिफरेंट स्पेसिस को बाइंड करके रखता है। और स्पेसिस बोला जाए तो भाई क्या होगा? दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक एटम और एक आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो सबसे पहले लिखेंगे डिफिनीशन। तो लिखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर स्पेसिस टुगेदर आर नोन एज केमिकल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर मान लो कोई भी एटम है भाई, वो बॉन्ड क्यों बनाता है? क्यों नहीं अकेला रहना चाहता है कि नहीं? तो उसका क्या कारण है कि वो क्या करता है? केमिकल कंबाइन करता है। ठीक है, उसका दो ही रीजन होता है भाई। पहला रीजन ये होता है कि जब एटम आपस में कंबाइन करता है तो उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, और जब भी एटम कंबाइन करता है तो एनर्जी का लॉस करता है। जब भी एनर्जी लॉस होगा भाई, तो बताओ सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया या अनस्टेबल होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो बस वही उसका दो ही कारण होता है। कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दो ही कारण होता है कि जब भी एटम कंबाइन करता है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। दूसरा, एनर्जी लॉस होता है, मिनिमम एनर्जी हो जाती है जिसका वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप पहला लिखेंगे, ये आप पहले से भी पढ़ के जा रहे हैं, पहले से भी आपको मालूम है। लिखिए, टेंडेंसी टू एक्वायर, पहला पॉइंट में लिख देंगे, टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेंडेंसी टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा लिखेंगे, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। अगर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेंगे मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कहने का ये मतलब है कि पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को नहीं पढ़ के सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को जब लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का वजह से वो स्टेबल है या नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या बोले हैं कि
केमिकल कॉम्बिनेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एटम जो होते हैं वो क्या एक्वायर करते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम, जिसका वजह से स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एटम अगर आइसोलेटेड है, कैसा है भाई, आइसोलेटेड, अकेला है, तो अगर मान लो दो एटम अकेले हैं तो इनका जो एनर्जी होता है ना भाई, जो एटम अकेले होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, उनका एनर्जी क्या होता है भाई, ज्यादा। इनका जो इंटरनल एनर्जी कंटेंट होता है एक सिंगल एटम का, आइसोलेटेड एटम का, वो ज्यादा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो इनका भी एनर्जी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अगर बताइए इनका एनर्जी ज्यादा है तो क्या ये आपस में यहाँ में बैठे रहेंगे कि रैपिड मोशन करते रहेंगे, रैपिड मोशन करते रहेंगे? अगर इनका एनर्जी ज्यादा है तो इन मॉलिक्यूल के, इस एटम का क्या होगा भाई, जिग जैग, रेंडमली, बहुत ज्यादा, ये रेंडमली क्या करेंगे, मोशन करेंगे। और मान लो रेंडमली मोशन करते 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 दोनों एटम एक दूसरे के क्या आ गए भाई, सामने आ गए, क्या आ गए, सामने। तो मान लो भाई, ध्यान देना, जब दो एटम, क्योंकि इनकी एनर्जी कंटेंट ज्यादा है और इसकी भी एनर्जी कंटेंट ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है, तो एटम रुका नहीं रहेगा, वो रैपिडली मोशन करते रहेगा। और मान लीजिए मोशन करते करते दोनों एटम एक दूसरे के क्या आ गया भाई, नजदीक आ गया, करीब आ गया। तो जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसमें दो बातें होंगी, क्या होगी, कि दोनों का बीच में दो प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर, दो प्रकार का फोर्स काम कर रहा होगा, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा एटम, देखिए एक दो एटम है, मैंने मान लो यहां में बना दिया, इस एटम का, एटम ए का न्यूक्लियस और ये एटम बी का न्यूक्लियस। तो ऐसा हो सकता है कि जो एटम ए का जो न्यूक्लियस है और उसका इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां में लिखा है ई, ये मतलब ए का इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जो एटम ए का न्यूक्लियस है और एटम ए का बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका बीच में बताइए क्या अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ में जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है भाई, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें भाई, मान लो हमारा ये एटम क्या है, ये न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताइए जो बी का न्यूक्लियस है और बी का इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताओ, अगर मान लो ए का न्यूक्लियस है, क्या वो बी का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये इसके साथ में अट्रैक्ट हो गया, क्या इसका बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अगर मान लो बी का जो न्यूक्लियस है, अगर मान लो ए का जो न्यूक्लियस है बी का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, तो ये बोलेगा कि मैं भी, इसका भी न्यूक्लियस दूसरा का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये भी इसके साथ में क्या होगा भाई, इसका बीच में जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन वाला होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और बताओ इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और इसका न्यूक्लियस को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब यहाँ में क्या हो रहा है, रिपल्सन भी हो रही है और क्या भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। और बताइए अट्रैक्शन किसका किसका बीच में हो रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन हो रहा है। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बना सकता हूं फोटो, देखिए ऐसे आप ज्यादा अच्छा से समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्या है यहाँ में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन। ये 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 कौन सा फोर्स होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा तो क्या होगा, रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस का बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो उसी को मैं यहाँ में ऐसे समझा दिया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अगर अब मैं बात करूं, क्या यहाँ में आपको पता है कि यहाँ में क्या हो रहा है, दो प्रकार का अट्रैक्शन काम कर रहा है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर हम बात करें कि बॉन्ड बनना है, अरे भाई बॉन्ड तभी ना बनेगा जब अट्रैक्शन डोमिनेट करे या रिपल्सन डोमिनेट करे। अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तभी ना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर मान लो आप किसी से नफरत करते हैं तो क्या कभी उससे जीवन में कभी बॉन्ड बन सकता है? नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर अट्रैक्शन है, रिपल्सन कम है, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है भाई ना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा।
लेकिन इसको समझाने के लिए ना एक ग्राफ से समझाया गया। किससे समझाया गया? ग्राफ से। वो ग्राफ क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है? किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझाया गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, ठीक है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहां में देखिए, यहां में क्या है? यहां में है पोटेंशियल एनर्जी और यहां में है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है? मतलब ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और यहां में ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये है हमारी ओरिजिन। क्या समझ पा रहे हैं ना? ये क्या है? हमारा ओरिजिन, ठीक है? ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एटम का जो एनर्जी होता है ना वो निगेटिव होता है, इसलिए ये ग्राफ नीचे में बनेगा, ठीक है? और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो दोनों एटम, दो एटम है और दोनों यहाँ में देखो, ये एटम, एक एटम ये है, दूसरा एटम बी ए है, एटम ए है और यहाँ में बी है। अच्छा बताओ यहाँ में क्या होगा कि एटम ए का जो एनर्जी होगा भाई, इसका जो एनर्जी कंटेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसका भी एनर्जी कंटेंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा, इस ग्राफ को हम लोग इधर से इधर रीड करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? यहां से यहां रीड नहीं करेंगे, यहां से यहां में उल्टा रीड करेंगे, मतलब इधर से इधर हम लोग ग्राफ को रीड करने वाले हैं, ठीक है? तो आप ध्यान देना भाई, दो एटम है और दोनों आइसोलेटेड है, अकेला है और दोनों बहुत दूर दूर होगा। अच्छा बताओ, दोनों दो एटम है और दोनों आइसोलेटेड है, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो अभी इस समय इन दोनों एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना भाई? अच्छा आप देखिए, मान लो ग्राफ यहां से शुरू हो रही है, फिर मान लो कुछ देर के बाद क्या हुआ, दो एटम, जो दोनों एटम भाई थोड़ा सा पास में आ गए। कहां में आ गए भाई? पास में। अच्छा इसका मतलब पास में आ गया तो क्या डोमिनेट किया? अट्रैक्शन। और जब भी अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो बताओ भाई उसकी एनर्जी कम होती है या ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है। तो मान लो पहले एनर्जी इतना रहा होगा, अब इसकी एनर्जी थोड़ा क्या होगी? कम। और इसका भी एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। तो बताओ टोटल एनर्जी पहले से बढ़ी या कम हो गई? कम हो गई। तो बताओ ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। क्लियर है ना भाई? अच्छा अब एक ऐसा केस हुआ कि जब दोनों एटम बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए भाई? बॉन्ड बना लिए। मतलब दो एटम को एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया है। ये वो कंडीशन है जब दो एटम ज्यादा से ज्यादा पास में आ गए, अब उससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते। समझ पा रहे हैं ना? तो ये वो कंडीशन है जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे मिनिमम है। समझ पा रहे हैं ना? अब उससे ज्यादा और मिनिमम नहीं हो सकता है। अरे भाई काहे नहीं हो सकता है? जब मान लो एक एटम और ये एटम इतना नजदीक आ चुका है, जैसे आप समझते होंगे मैग्नेट, जैसे आप लोग जानते हैं मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऐसा होता है ना भाई? जैसे अगर हम दोनों अपोजिट लाते हैं तो दोनों में मैग्नेट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन मान लो एक नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, यहां में लाएंगे तो रिपल्सन नहीं होगा, यहां में लाएंगे रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस जहां में रिपल्सन नहीं होता है। क्लियर है ना भाई? लेकिन उससे और नजदीक लाएंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां में दोनों एटम एक दूसरे से होल्ड करके रखा है, दोनों का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और उससे ज्यादा पास में लाएंगे ना तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्यों रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरा एटम का न्यूक्लियस का सामने सामने हो जाएगा। अगर ज्यादा अंदर कर देंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये वो कंडीशन है, अरे भाई ये वो कंडीशन है जहां में दो एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे मिनिमम है। क्या समझ पा रहे हैं ना? इससे और एटम पास में नहीं आ सकता है, ठीक है? अच्छा बताइए, जब एटम एक दूसरे के पास में आया है भाई, तो बताओ यहां में एटम एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाया है, तो क्या इस केस में एनर्जी और ज्यादा होगी? अरे भाई एनर्जी और ज्यादा रिलीज हुई होगी। अगर एनर्जी और ज्यादा रिलीज हुई होगी, इसका भी एनर्जी और ज्यादा रिलीज हुआ होगा, तो क्या ग्राफ मिनिमम आ जाएगा? है कि नहीं? तो मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, पहले ग्राफ कुछ ऐसा था, फिर ग्राफ ऐसा आया। क्लियर है ना भाई? ये वो कंडीशन है जहां में एनर्जी हमारी सबसे मिनिमम हो गई है। क्लियर है ना? अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा कभी भी इंटरन्यूक्लियर, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या दो एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? नहीं, दो एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? एक एटम दूसरा एटम पे ओवरलैप करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरा का न्यूक्लियस सामने सामने कैसे रह सकता है? इसमें भी प्रोटॉन, इसमें भी प्रोटॉन, रिपल्सन हो जाएगा। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मिनिमम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। तो बताओ क्या इस केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे मिनिमम हुआ है?
तो जिस केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम हुआ है उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, तो ग्राफ ऐसा हुआ। क्लियर है ना भाई? अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहां में देखो शुरुआत में जब एटम दोनों दूर दूर थे तो उस समय उसकी टोटल एनर्जी, मान लो उसकी टोटल एनर्जी इतनी थी, है कि नहीं? जब दोनों एटम बॉन्ड बना लिया उस समय उसकी एनर्जी मिनिमम ये है। तो जिस समय बॉन्ड बना तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ उसी एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्या इस समय ये हमारी बताओ एनर्जी मिनिमम है कि नहीं? है कि नहीं? क्या इससे कम एनर्जी और नहीं हो सकती है? समझ पा रहे हैं ना? पहले एनर्जी क्या हो रही थी भाई, देखो धीरे धीरे कम होते 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 सबसे मिनिमम हो गई। इसका मतलब जब एनर्जी मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, बॉन्ड बना चुका है। अब इससे ज्यादा और एनर्जी कम नहीं हो सकती है। अच्छा, अब क्या करेंगे? कोई बोला कि नहीं, दो एटम अपने मर्जी से पास में आए थे, मैं इसको जबरदस्ती और पास में लाऊंगा, तो क्या ये आप अपने आप से आ सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब आप एनर्जी देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? आप एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम दो एटम को और पास में लाएंगे तो दोनों का बीच में क्या होगा? रिपल्सन डोमिनेट करेगा, जिसका वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब देखो, क्या एनर्जी कभी जीरो होगी? नहीं। कौन है? ये है हमारा ओरिजिन। ये ओरिजिन नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है। क्लियर है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला, यहां से यहां में जा रहे थे तो बताओ क्या क्या था भाई? यहां से यहां में एटम पास में आ रहा था, मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये वो कंडीशन है जहां में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन आपस में इक्विलिब्रियम में आ चुका है। समझ पा रहे हैं? और ये वो कंडीशन है जहां में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है। तो जिस समय में, ध्यान देना भाई, क्या इस जगह में जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जिस जगह पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उसी समय में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? और उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। और देखो भाई, जब भी एटम बॉन्ड बनाता है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बॉन्ड बनती है। तो यहां से यहां का बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जिस डिस्टेंस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोला जाएगा? बॉन्ड लेंथ। समझ पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ग्राफ समझ में आया है? तो यही बोला है कि जब भी एटम आपस में कंबाइन करते हैं एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं? नहीं है ना? तो जो आपको कॉपी करना है कर सकते हैं। तो कौन ये डायग्राम बनाएंगे या आगे वाला बनाएंगे? जो बना लीजिए, आपका मर्जी, जो आपको समझ में आए। कौन सा ज्यादा समझ में आया? ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो यहां में ये क्या हो रहा है? रिपल्सन। और यहां में देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। दो एरो बनाया जा रहा है ना, ध्यान देना भाई। देखिए ये जो एरो है वो किसका है? रिपल्सन का है। या ये एरो हो जाए, ठीक है, समझ पा रहे हैं? या ऐसा एरो, तो ये कैसा टाइप का एरो का है? समझ पा रहे हैं ना? तो यहां में देखना है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कहां कहां अट्रैक्शन, कहां कहां रिपल्सन होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ए का न्यूक्लियस और ए का न्यूक्लियस और ए का इलेक्ट्रॉन, और बी का न्यूक्लियस एंड बी का इलेक्ट्रॉन, ए का न्यूक्लियस एंड बी का इलेक्ट्रॉन, और बी का न्यूक्लियस एंड ए का इलेक्ट्रॉन। यहां में क्या हो रहा है? हमारा अट्रैक्शन, है कि नहीं? और रिपल्सन कहां कहां हो रहा है बता दीजिए। ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस, यहां में क्या हो रहा है? रिपल्सन। क्या बात समझ में आ रही होगी? अच्छा बताओ भाई, जिस मान लो यहां में हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जब बॉन्ड बन रही है उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अच्छा बताओ, ध्यान देना,
इस बॉन्ड को बनने के लिए जितना एनर्जी निकला है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, फिर उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर किसी का बॉन्ड बनने में 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी 20 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप 15 देंगे तो नहीं टूटेगा। समझ पा रहे हैं ना कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जिस डिस्टेंस पे दोनों एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो अब हम लोग लिखेंगे लोइस थ्योरी, लोइस ऑक्टेट रूल। देखिए लोइस ऑक्टेट रूल मतलब इस थ्योरी का मानना ये है, ऑक्टेट रूल बोला है ना कि मतलब जो भी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका मानना ये है कि कोई एलिमेंट जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। क्लियर है ना? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन में लिख लीजिए एक्सेप्ट। अच्छा बताइए क्या हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैक्स टू मैक्स वो 2 कर सकता है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्रैकेट में हाइड्रोजन और लिथियम लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन कॉमा Li प्लस, Li प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला था कि हर एटम जो ट्राई करता है, क्या सोचता है कि जितने भी एटम है वो सोचते हैं कि मैं अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करूं। क्यों करूं? क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का जैसा हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है कि नहीं? सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबल होने के लिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल। क्लियर है ना? तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो वो
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर करने का दो तरीका होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना। क्लियर है ना? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बताओ क्या बनता है, केटायन, और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या बनता है, एनायन। कहने का ये मतलब है कि जब भी केटायन और एनायन आपस में आएंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्ड का क्या नाम है, आयनिक बॉन्ड, या इसी को क्या भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? बेसिकली हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पड़ेगा, म्यूचुअली शेयरिंग। दो प्रकार की शेयरिंग होती है, या तो इक्वल शेयरिंग करें, जो भी एक बॉन्ड बनाते हैं, मान लो भाई सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, 2। अगर मान लो ए और बी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? दोनों उस बॉन्ड, दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मान लो मैं बोलूं बाय अनइक्वल शेयरिंग, जैसे यहां में देखो बॉन्ड बन रहा है, ए और बी दोनों बॉन्ड बना रहा है, ए और बी बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो बॉन्ड बना है ना वो ए ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दिया है, मतलब बी तो बॉन्ड बना रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है। इस ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं ना? बॉन्ड तो बना रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई और शेयर कर रहा है, मजा कोई और उठा रहा है, ऐसा ही तो है इसमें, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ए, बॉन्ड किसके साथ में बन गया, बी के साथ, है कि नहीं है? तो इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्टेट रूल होता है उसमें बहुत सारा एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट, जो भी हमारे एटम होने चाहिए उनके आउटर मोशल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारा कंपाउंड होता है जिसका आउटर मोशल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तभी भी वो कंपाउंड बनाता है। ऐसे टाइप के कंपाउंड को हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम बात करें भाई, बताइए, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, पहले ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनेगा तो कौन कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई देखो, जनरली क्या होता है ना कि अगर हमारा मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल आपस में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं भाई, बताइए, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बॉन्ड बना है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है या नॉन मेटल के बीच में बना है। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना होगा तो वो बॉन्ड हमेशा कैसा होगा, आयनिक। लेकिन अगर नॉन मेटल किसी साथ में बॉन्ड बना है तो बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट। अगर मैं बोलूं, बताओ भाई, PCl3 बॉन्ड आयनिक है कि कोवेलेंट है? अरे भाई, फास्फोरस मेटल है नॉन मेटल है? अगर ये नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या साहब ट्यूशन पढ़ने आते हो, मेटलॉइड होता है, उसका ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटल, एस ब्लॉक पूरा मेटल, डी ब्लॉक सारा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल, ये सारी बताई गई थी। पी ब्लॉक में ही मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड होता है कि नहीं? और बताइए, फास्फोरस कैसा है, नॉन मेटल। क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बना होगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना? अच्छा बताइए, मान लो लिखा है NaCl, क्या लिखा है, NaCl। बताओ, सोडियम क्या है, मेटल। सोडियम क्या है, मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल। तो बताओ, ये मेटल और नॉन मेटल का बीच का जो बॉन्ड बना होगा वो कैसा बना होगा, कैसा बना होगा, आयनिक। लेकिन अगर LiCl लिखा है भाई, क्या लिखा है, LiCl, तो बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट। लिथियम मेटल है नॉन मेटल है, मेटल। तो अगर मेटल है और ये क्या है, क्लोरीन, नॉन मेटल, तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। गलती हो जाएगा, कोवेलेंट। कैसा होगा? तो याद रखना है भाई, याद रखना है इसमें कि लिथियम और बेरिलियम, क्या याद करना है, लिथियम और बेरिलियम, क्या ये दोनों मेटल है कि नहीं है, है। लेकिन इनके साथ में अगर कोई नॉन मेटल आएगा तो वो कंपाउंड हमारा आयनिक भी होगा और साथ ही साथ कोवेलेंट भी हो सकता है। क्लियर है ना? देखो भाई, देखो, लिथियम भी मेटल है, इसके साथ में कोई नॉन मेटल आया तो वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से जो मेटल होंगे वो आयनिक होंगे, कौन से कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्लियर है ना? लेकिन बाकी सारे एस ब्लॉक के साथ में अगर नॉन मेटल आएगा तो 100% उसका नेचर कैसा होगा, कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, आयनिक। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ऑल द एस ब्लॉक, मतलब लिथियम और बेरिलियम के मैक्सिमम कंपाउंड, लिथियम और बेरिलियम के मैक्सिमम कंपाउंड का नेचर कोवेलेंट होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखेंगे। अच्छा बताओ, तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या मैग्नीशियम के साथ में होता है क्या?
और बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ में, तो इसलिए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके ज्यादातर कंपाउंड अगर इनके साथ में अगर क्या आ गया है, नॉन मेटल, तो हमेशा आयनिक नहीं कहिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है कि नहीं। अगर ये चार एलिमेंट देखिए, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके जो कंपाउंड होंगे इनके साथ में, ये सब मेटल है भाई, लेकिन इनके साथ में नॉन मेटल आएगा तो कंपाउंड आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, ऐसा देखा गया है। ज्यादातर कंपाउंड कैसा होता है, कोवेलेंट। क्लियर है ना, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा। अच्छा मान लो भाई ऐसा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। AlF3 लिखा है, AlCl3 लिखा है, तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि दोनों का बीच का बॉन्ड का नेचर आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा। एल्युमिनियम मेटल है, नॉन मेटल, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक। मेटल नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक। लेकिन AlCl3 कोवेलेंट होता है, AlF3 आयनिक होता है। क्लियर है ना, तो आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना, पहली बार पढ़ रहे सब आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या समझ में आया बताओ, मैंने जो बोला है कि जनरली मेटल और नॉन मेटल का बीच का आयनिक होता है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के साथ नॉन मेटल आएगा तो वो कंपाउंड का नेचर आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन आयनिक है, कौन कोवेलेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और ठीक है, लिख लीजिएगा, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर मेटल बट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर मेटल बट फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसा लिख लीजिए, बट फॉर्म आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या बनाते हैं भाई, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है ना, ज्यादातर क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। और बाकी सारे, अगर मान लो भाई सीजियम के साथ में क्लोरीन हो तो हाँ 100% क्या होगा बताओ, सीजियम के साथ में क्लोरीन है, मेटल नॉन मेटल, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, आयनिक। समझ पा रहे हैं ना, कैल्शियम बताओ, मेटल नॉन मेटल, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, आयनिक। लेकिन अगर LiCl है तो सोचना पड़ेगा कि आयनिक है कि कोवेलेंट है। क्लियर है ना, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या भी होगा, ये आयनिक बॉन्ड भी बनाएंगे और साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे, आगे पढ़ लिया जाएगा। अब नेक्स्ट में लिखेंगे एक्सेप्शन, अब लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल, जैसे अगर हम बात करें भाई, देखिए अच्छा देखिए, हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट किसको बोलते हैं ना, कोई किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम के पास अगर मान लो जो बॉन्ड बन रही है ना, तो बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसका अगर सेंटर के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट से अगर कम है तो नाम क्या होगा, हाइपो, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइपर। क्लियर है ना, तो हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिसका ऑक्टेट के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सबको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हाइपो। और ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइपर। जैसे कि बताइए भाई, बेरिलियम, पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड जो बना है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बना है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना है। अगर आयनिक बॉन्ड है भाई, तो आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ के देखना पड़ेगा कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको, अगर आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड में डायरेक्टली शेयरिंग नहीं कराना है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से, तो पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और केटायन और एनायन का देखना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन अगर ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना होगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस केस में देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है या ऑक्टेट कंप्लीट से कम इलेक्ट्रॉन है तो हाइपोवेलेंट होगा। हाइपो का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे इधर देखिए लिखा है बेरिलियम, क्या लिखा है, बेरिल, मेटल नॉन मेटल, और हाइड्रोजन
तो मेटल और नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। लेकिन जनरली ये बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट। याद रखो, मैं बोला था ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ज्यादातर कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट। तो बताओ ये कैसा है? कोवेलेंट है। और ये कैसा होगा? बोरॉन कैसा है? मेटल नॉन मेटल? अरे भाई बालिका नॉन मेटल कैसा है? नॉन मेटल। और क्लोरीन नॉन मेटल। दोनों का बीच का बॉन्ड बना होगा कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब दोनों का बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से या शेयरिंग से? शेयरिंग से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बताओ भाई, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया होगा तो बताओ बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। कुछ मैं नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप जानते हैं। बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 2। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है? अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसा तो 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ इसके सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4। 8 से तो कम है, 8 से कम है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो बताओ ये हाइपोवेलेंट या हाइपरवेलेंट? बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, इधर देख लो भाई। क्या जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो बताओ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से ही बना होगा। और इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास, बेरिलियम के सेंटर में बैलेंस सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अरे भाई हाइड्रोजन भी तो अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ये बॉन्ड बनाने में, और ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो बताओ इस बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइपोवेलेंट। क्या बोला जाएगा? हाइपोवेलेंट। अच्छा बताओ बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन? और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो अपना क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे 3 क्लोरीन है। तो बताओ भाई इसके सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखिए बोरॉन, ये बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, बोरॉन के पास तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा। तो इसके पास, इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8। और सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6। तो बताओ जरूरी थोड़ी ना है कि जो भी कंपाउंड होगा उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए जो लुईस ऑक्टेट रूल है ना, बहुत पहले का कंसेप्ट है, इसलिए उसको पढ़ा जाता है। इसका बहुत सारा कंपाउंड इसको फॉलो नहीं करता है, इस रूल को। तो ये देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड की, हाइपरवेलेंट किसको बोलते हैं? हाइपरवेलेंट को क्या भी बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब वो ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, है कि नहीं? उनके सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब वो अपना ऑक्टेट को क्या कर रहा है भाई? एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर है ना भाई? और ध्यान दीजिएगा, जनरली जो हाइपरवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो 3rd पीरियड के ही होते हैं। कितने पीरियड के? 3rd पीरियड का। क्यों? क्योंकि 3rd पीरियड से हमारा जब आगे करेंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, तो उसके पास क्या होता है? खाली डब्बा होता है, जिसका वजह से वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है। जनरली आप देखेंगे, देखो फास्फोरस 3rd पीरियड का है, सल्फर 3rd पीरियड का है, ये सब 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड या 3rd पीरियड से ज्यादा वाला होना चाहिए, तभी वो ऑक्टेट उसका एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ में देखो बेरिलियम 2nd पीरियड, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2nd पीरियड। क्योंकि भाई 2nd पीरियड में कितना ही एलिमेंट होता है बताओ तो? 10। कितना एलिमेंट होता है? 10। क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो S आएगा या तो P आएगा? अरे भाई 2nd पीरियड का मतलब 2s 2p, S का 1 डब्बा और P का 3 डब्बा। मतलब 2nd पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे। अरे भाई कितना बॉन्ड बनाएंगे? 4। ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए D का होना जरूरी है। इसलिए हमारा जो हाइपरवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3rd के बाद खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। समझ में आ रही है क्या बात? लेकिन सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट हमेशा मैक्स टू मैक्स कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 4। क्यों? क्योंकि एक S होगा, एक P होगा, P के 3 डब्बा होगा और S का 1 डब्बा होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना बॉन्ड बनेगा। तो मान लो
मान लो एक रेयर केस जिसमें चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही नया बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। तो वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है क्योंकि सेकेंड पीरियड में डी नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइपरवैलेंट में फास्फोरस का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ठीक है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको आगे चल के एक रूल पढ़ाया जाएगा जिसको बोलते हैं फजान रूल, पोलराइजेशन, जिसमें आपको बताया जाता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कितना होता है उसको निकालने के लिए फजान रूल पढ़ाया जाता है। और उसमें फजान रूल कुछ कुछ बात पे डिपेंड करता है, जैसे कि चार्ज पे, कैटायन का साइज पे, और तीसरा होता है इसमें ये भी आएगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली बार आप नाम तो सुन लीजिए, क्लियर है ना? तो आगे अगर हम बात करेंगे जिंक, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है ना ऐसे। अगर हम बात करें Zn+2 का, तो Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? आउटर मोस्ट सेल से। कहां से निकालना है? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल क्या है? 3d है, 4s है। 4s है, इतना तो पता होना चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3s2 3p6 3d10। अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 nd10 होता है, आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ पा रहे हैं ना? तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या यही है क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे होते हैं। और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? जिसका 18 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैटायन। ये तो कैटायन ही फॉर्म में होगा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में, क्या ये आउटर मोस्ट सेल में नहीं है भाई? आउटर मोस्ट तो 4s है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो आउटर तो हम लोग बोलते हैं कि जो कैटायन 18 इलेक्ट्रॉन को रखता है उसको हम लोग बोलते हैं सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यही है सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा लिखा होता है, ये तो बात में आपको समझ में आएगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जिसको बोलते हैं 18+2 इलेक्ट्रॉन कैटायन, या इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन +2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे शायद आपका। अच्छा, आप लोग जब 12 में एग्जाम दे रहे थे भाई, तो क्या आपने पी ब्लॉक पढ़ा था कि डिलेटेड था? डिलेटेड था ना, तो इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ में, और जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो यहाँ में ये कंसेप्ट यूज होगा, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। यहाँ में 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि यहाँ में ध्यान देना भाई। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गया होगा, जिसके पास NH2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो, 18+2, क्लियर है ना भाई? जिसके पास 18 तो कौन सा वाले? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले, मतलब NH2 NP6 ND10। और साथ ही में ये बताओ, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है भाई। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ऐसा कैटायन जिसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पेनाल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताओ, n का मतलब आउटर मोस्ट सेल, उससे जस्ट पहले आएंगे तो पेनाल्टीमेट सेल, और अंदर जाएंगे तो n-2 आएगा, है ना? एंटी पेनाल्टीमेट सेल होता है कि नहीं होता है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वो आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए, और एंटी पेनाल्टीमेट सेल में कितना होना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है ये किस किस में होता है, ये क्यों होता है, इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप लोग एक नाम सुने होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा ग्रुप नंबर 13 14 15 में लगता है। और भाई किस में लगता है? ग्रुप नंबर 13 14 15। जब हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे तो शुरुआत यहीं से शुरू होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो लेकिन अभी थोड़ा बहुत जानो भाई कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप पी ब्लॉक में यूज होता है, ग्रुप नंबर 13 14 15 में लगता है। अगर ग्रुप नंबर 13 है तो इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा भाई? 3। ग्रुप नंबर 14 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4, और 15 का क्या होता है? 5। लेकिन यहाँ में क्या होता है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, इसका NH2 NP2, और इसकी होती है NH2 NP3। समझ पा रहे हैं ना?
तो इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, इनका आउटर मोशन में 4 तो 4, 5 तो 5। क्लियर है ना भाई? तो कहने का ये मतलब है ना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। भाई बॉन्ड में तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 आने का मतलब s का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, p का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी ना ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। लेकिन यहां में क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना? इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बताओ शुरुआत में लगता है मतलब हैवियर एलिमेंट में लगता है क्या? सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर वाले एलिमेंट में लगता है या नीचे वाले एलिमेंट में लगता है? तो आंसर इज नीचे वाले एलिमेंट में लगता है, हैवियर एलिमेंट में लगता है। तो अगर हम बात करें भाई देखो, और इनर्ट पेयर इफेक्ट होने का वजह से क्या होता है कि जो एलिमेंट का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? रीजन वही होता है कि s वाला इलेक्ट्रॉन इनर्ट का जैसा बिहेव कर लेता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना भाई? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बताओ साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। और न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन बढ़ जाने का वजह से न्यूक्लियस के जस्ट पास में कौन सा सेल होता है? सब सेल s। तो ये न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है और s वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। इस इफेक्ट का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है ना? इसको हम लोग आगे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर मान लो भाई बोरॉन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, लेकिन ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने का वजह से ये s वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट p ब्लॉक में लगता है। कौन सा? ऊपर वाला एलिमेंट या नीचे वाला? नीचे वाला एलिमेंट। इसलिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम है कि नहीं? तो बताओ बोरॉन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो s वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो p वाला करेगा। p वाला करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1। तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। उसी प्रकार ये कार्बन, कहे शिव जी सुनो प्रभु, p भी आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ में उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो 2 यूनिट कम कर दो, कितना आएगा? +2। और नहीं पढ़ेंगे ऐसा सब्जेक्ट बायो, नीचे आएगा Bi। Bi बोले तो बिस्मथ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है लेकिन वो 5 शो नहीं करता है। क्या शो करता है? 3। तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का वजह से। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और ये कहां पढ़ना है? पी ब्लॉक। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट जो इनका एक्सेप्शन है 5, अच्छा देखिए यहाँ में बोला है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इससे हम लोग एक समझ में आने वाला है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हम बात करें भाई, जैसे कि एग्जांपल देखो NO2। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? NO2 के बारे में। ठीक है, NO2 में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? या तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, या आप टोटल इलेक्ट्रॉन को चेक करिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए या टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करिए और देखिए क्या उसकी वैल्यू ओड आ रही है क्या। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है, इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। आप लोग भूल जा रहे होंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 होता है ना ऐसा? हाँ, मैं भी गलत ही लिख रहा था, तुम भी। नाइट्रोजन का 7 होता है ना और ऑक्सीजन का 8 होता है। सही बात है अभी।
तो बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा 2 into 6, तो कितना हो जाएगा भाई 70। या तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 into 8 हो जाएगा। तो 7 + 16 कितना हो जाता है 23। तो कहने का मतलब है कि अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है या अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड है तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन भी ऑड ही होगा। तो आप दोनों में से कोई एक निकालिए, समझ पा रहे हैं ना, अभी कॉपी मत करो, पहले समझिए इसका कंसेप्ट क्या है, क्लियर है ना। या एक और एग्जांपल ClO2 लिखा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होती है 287 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 826 होता है, क्लियर है ना भाई। तो अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, बताओ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 और ऑक्सीजन का कितना है 6, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 6, तो क्या होगा भाई 12, 12 7 कितना होता है 19, 19 है ना। अच्छा बताइए अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बताओ क्लोरीन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 70, कितना है भाई 70। अब ऑक्सीजन का 8, तो 2 into 8 है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा 17 + 33 है ना। और बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन आए वो ऑड आए या इवन आए, ऑड आए, क्या क्लियर है ना भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन आए ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर कहने का मतलब मैं इसलिए सिखा रहा था, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है कि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन आसान होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन में किसी का इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कम होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहा है तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन भी ऑड ही आएगा। तो अगर किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखिए, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, जानते हैं क्या आप लोग। अच्छा इधर देखो, ये पूरा बताओ अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, पेयर्ड है, तो ये पैरा होगा या डाया होगा, डाया मैग्नेटिक, समझ पा रहे हैं ना। कहने का मतलब है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। तो अगर हमारे पास में भाई 17 इलेक्ट्रॉन है, इसकी पेयरिंग करानी है, तो बताओ पेयरिंग हो पाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अरे भाई 17 नंबर को पेयर कराना है तो किसी का 2-2 करेंगे तो 16 तक, मतलब 8 तक तो पेयर होगा, एक तो खाली ही रहेगा ना भाई, क्या समझ पा रहे हैं ना। क्या ये पेयर हो सकता है, नहीं। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे। इसके पास बताओ 19 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। 20 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। 20 सारे पेयर्ड हो जाएंगे, क्लियर है भाई। तो कहने का मतलब है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बताओ पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, पैरा डाया, जल्दी से बोलिए पैरामैग्नेटिक। तो मेरा समझाने का यही मतलब है कि किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, किसी के पास ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, क्या समझ पा रहे हैं। अच्छा किसी के पास इवन नंबर इलेक्ट्रॉन आ जाए, इवन इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं क्या। तो इवन इलेक्ट्रॉन डाया भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, वो 100% सही नहीं है। लेकिन किसी के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है ना। जरूरी नहीं है कि सबके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, होगा ही होगा, मतलब वो पैरा मैग्नेटिक होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या ऑल ओड इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, लिख सकते हैं क्या, सही बात है ना। अब थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना भाई, देखो आपसे क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें 3 में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक में इवन, बोलेगा कौन डाया है, तो इवन वाला को डाया मार सकते हैं, क्लियर है ना। या तो आपको 3 इवन इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑड होगा, बोलेगा कौन पैरामैग्नेटिक है, तो ऑड वाला इलेक्ट्रॉन को आप पैरामैग्नेटिक मान लीजिए। लेकिन समझ पा रहे हैं ना, अगर आपसे पूछेगा पैरामैग्नेटिक बताओ लेकिन सारा ऑप्शन में इवन इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके लिए क्या करना है आपको बताया जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा बताओ ऑड, अगर हमारे पास में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये तो 100% डिफिनेशन है भाई, जिसके पास पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड है तो क्या होगा डाया, अनपेयर्ड है तो पैरा, अगर ऑड है तो 100% क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो एक लाइन लिख लीजिएगा ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसेस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट में लिखेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, इवन इलेक्ट्रॉन स्पेसेस में बी पैरा और डाया, में भी पैरा और डाया। क्या ये बात समझ में आया ना, इवन इलेक्ट्रॉन को हम लोग इवन इलेक्ट्रॉन को देखते हुए पैरा और डाया
मतलब वो पैरा भी हो सकता है, डाया भी हो सकता है। क्लियर है ना भाई? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। क्या ये कॉपी हो चुका है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत आपको याद होगा, जिसके पास मान लो B2 है ना, हाँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी आपको इसका कोई जरूरी नहीं है। है ना? बताओ भाई, कैसा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? आंखों से देखिए। इवन होना क्या चाहिए था? मतलब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरा होता है, तो आपने कंसेप्ट बना लिया है कि ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा, इवन होगा तो डाय होगा। इसको डाय मार देंगे तो गलती हो जाएगा, पैरा होगा ये, है ना? तो पैरा मैग्नेटिक होता है। पढ़ेंगे आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट में WOF लिख दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? पहला लिखेंगे CCl4, पहला ऑप्शन CCl4। बी में लिखेंगे BeH2। तीसरा में लिखेंगे SF4 और डी में लिखेंगे SiCl4। ओ सॉरी, NH3 लिख दीजिएगा। डी में लिख लीजिएगा NH3 दो बार तो नहीं हुआ ना? ठीक है, क्या क्या ए ऑप्शन में क्या लिखे हैं? CCl4। बी में क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? BeH2 है ना? सी में क्या लिखे हैं? SF4 और डी में क्या लिखे हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पूछा है, इसका मतलब हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट? मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उसका जो कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ आंसर क्या है? BeH2। क्या समझ पा रहे हैं ना? बताओ पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया था? बताइए जल्दी जल्दी। CCl4, बी में BeH2 और बताइए इसमें सी में SF4 और डी में NH3। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना है। अरे भाई देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे गलती हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्टूडेंट इसको देखा होगा कि बॉन्ड आयनिक है कि कोवेलेंट है, नहीं देखा होगा। तो कार्बन क्लोरीन, नॉन मेटल बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो कार्बन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, और 4 क्लोरीन है तो 4। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? और बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं। बताओ बेरिलियम क्या है? मेटल नॉन मेटल? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। लेकिन बेरिलियम के कंपाउंड ज्यादातर कोवेलेंट होता है, मतलब दोनों का बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बॉन्ड बना होगा या शेयरिंग से? शेयरिंग से। तो बेरिलियम के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 हाइड्रोजन है, तो बताओ कितना होगा इसके पास? 4। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? बताओ सल्फर कितना? सल्फर का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन? जोर से बोलिए, 6। और बताओ ये कैसे? ये भी नॉन मेटल दोनों का बीच का बॉन्ड कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। और फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कराएगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में। 4 फ्लोरीन है, बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और बताओ भाई नाइट्रोजन के वैलेंस में 5। नॉन मेटल कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए, 3 हाइड्रोजन है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 8। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? BeH2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरवैलेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरवैलेंट? सेम यही ऑप्शन है। ऑप्शन ये चारों लिखा है, आंखों से देख के बताइए कौन सा है। सी, तो सी पे टिक कर दीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ये सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है? मतलब 2 ऑप्शन लिखाऊंगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? तो पहला मतलब ये पैरामैग्नेटिक का 2 क्वेश्चन होगा, तो पहला यहाँ में लिखे, पहला ए ऑप्शन में लिखेंगे N2O Cl2O और सी में लिखेंगे ClO2 H2O। समझ पा रहे हैं क्या? इसका मतलब देखो, ये क्वेश्चन है भाई, और इसमें आपको पता करना है कि पैरा होगा डाया होगा। क्या पता करना है? पैरा।
अरे भाई क्या पता करना है? पैरा। ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा, इवन इलेक्ट्रॉन होगा तो। अच्छा आप जल्दी से एक क्वेश्चन बताइए, अब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट अब इसका इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इतना समय नहीं होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करेंगे, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? आएगा ना इवन, और इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड, आंसर आएगा ऑड। तुम नहीं समझ रहे, कोई इवन नंबर 4 ऑड नंबर 3, आंसर आएगा 7। 7 कैसा होता है? ऑड। इवन नंबर है 4, इवन नंबर है 2, आंसर आया 6। 6 भी कैसा है? इवन। तो इवन में ऑड ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? ऑड। इवन प्लस इवन, इवन। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका बताओ हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बोलो। अरे भाई टोटल निकालो या बैलेंस, क्या दोनों सेम बात है क्या? बताओ, नाइट्रोजन का टोटल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? टोटल। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7। तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन। 14 ऑड है या इवन? अरे भाई इवन है। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। ये क्या है? इवन। तो दोनों का सम कैसा आएगा? इवन। मतलब ये पैरा है, डाया है। चलिए ठीक है, बताओ Cl2 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्लोरीन में 17, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 34। 34 कैसा नंबर? और ऑक्सीजन क्या है? इवन। इवन प्लस इवन, इवन। तो कैसा होगा? डाया। हमको पैरा ना पूछा है तो ऑड चाहिए। बताओ यहाँ में क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना? 17। 17 ऑड या इवन? ऑड, वो मतलब ऑड। और बताओ ऑक्सीजन लिखा है ना, ऑक्सीजन, ये देखो ऑड है, ऑड। नहीं तो तुम ऑक्सीजन समझ लेंगे इसको। और बताइए यहाँ में ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन में 16। 16 ऑड नंबर है, इवन नंबर? इवन। तो ऑड प्लस इवन का रिजल्ट कैसा आता है? ऑड। ऑड आता है ना? मतलब निकालने की क्या जरूरत है, आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाएंगे, इतना भरा पड़ा है आप लोगों के पास। देखिए भाई, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन में कितना? 2 बोले तो इवन या ऑड? इवन। और ऑक्सीजन में 8, इवन। तो दोनों का सम इवन। इवन प्लस इवन, इवन आएगा। तो केवल इसमें ही हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? ऑड। तो इसलिए ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। और भाई समझ पा रहे हैं? नहीं तो आपका मर्जी, आप पूरा निकाल के देख लीजिए और देखिए इसमें ऑड है, इवन है, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों ऑप्शन में ऑड दे देगा और एक में जैसे सॉरी तीनों में इवन दे देगा, चौथा में ऑड दे देगा, तो टिक कर देना, वो सही होगा। या डाया मैग्नेटिक पूछेगा तो 3 में अगर इवन है और चौथा ऑड हो गया तो ऐसा टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी मान लो पैरा पूछा, सारा इवन हो गया तो मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा। वो भी हो गया क्या? अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। NH3 चलिए नेक्स्ट में ये लिख लीजिएगा आप लोग, नियॉन। इसमें क्या देखना है? पैरामैग्नेटिक। क्या देखना है भाई? पैरामैग्नेटिक। चलिए समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब देखो भाई, इसमें मैक्सिमम जनता गलती करेंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए NH3 में नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। और हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 3। तो 7 + 3 10। क्या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है? और बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जल्दी से बोलो। 12 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, कितना इलेक्ट्रॉन? 14। नियॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। और क्या बताना है? पैरा। तुम बोलेगा क्वेश्चन ही गलत है कि नहीं भाई? सारा इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है ना, आप पूछा है पैरा मैग्नेटिक, तो इसमें क्वेश्चन गलती होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा, या तो न्यूट्रल एटम का, देखो इसमें या तो न्यूट्रल आएगा या तो आयन का आएगा। या तो हमारा एटम है, बताओ मैग्नीशियम एटम है कि नहीं? सिलिकॉन एटम है कि नहीं है? तो क्या ये एटम है ना भाई, और ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? क्लियर है ना? ये एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है? इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी एटम और आयन का क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे पास में एटम है और आयंस आ गया, जैसे Na+ आ गया या Mg+2 आ गया, तो इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होता है क्या? और 2p6 के बाद क्या आता है? क्या सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरा बोलेंगे कि डाया बोलेंगे? डाया बोलेंगे। समझ में आया है क्या? अच्छा सिलिकॉन की बात करेंगे तो बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया क्या? अगर हम बताए बात करेंगे भाई, देखो आउटर मोस्ट शेल में तो क्या होगा? ये देखो 3s का डब्बा है
और 3p की डब्बा देखिए इधर, पेयर्ड है अनपेयर्ड है? अगर अनपेयर्ड है तो इसको पैरा बोलेंगे कि डाया बोलेंगे? पैरा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? क्योंकि इसके अनपेयर्ड, देखो भाई सारे डब्बा में ये फुल है, पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में 2 ही तो आ रहा है ना, इसलिए ये कैसा है? कैसा है बोलो? पैरा मैग्नेटिक। और नियॉन कैसा हो जाएगा बताइए? 1s2 2s2 2p6 सारे पेयर्ड हैं कि नहीं? पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक। भाई एटम का तो कहानी तो होगी कि एटम जब भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर कंपाउंड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रक्चर से। कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर से। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? या अगर आयंस आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। न्यूट्रल एटम, एटम और आयन आएगा तो उसकी क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास में कंपाउंड आ जाएगा तो उसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं बोलिए? तो कंपाउंड का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। कितना है भाई? 5। तो आप क्या करेंगे? देखो इधर, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दे। बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो भाई? 5। कितने हाइड्रोजन है भाई? 3। तो भाई एक हाइड्रोजन तो इसे बॉन्ड बना लेगा। क्या ये हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा? है कि नहीं? एक हाइड्रोजन भी इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे? और 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है? लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्या बोलते हैं? लोन पेयर। बताओ भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे क्या? क्या ये बताओ, ये पेयर्ड है कि नहीं है? पेयर्ड है। और ये, अच्छा इसको लोन पेयर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। तो हमेशा ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। तो बताओ सारे पेयर्ड है तो क्या बोला जाएगा? पैरा या डाया? डाया। तो आंसर क्या आ गया है? सिलिकॉन, सी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound follow octet rule? Which of the following compound follows octet rule? Which of the following compound follows octet rule? क्लियर है ना? ठीक है, ऑप्शन देखिए। जैसे आपने ये बोला कि एल्युमिनियम फ्लोरीन, एल्युमिनियम और फ्लोरीन, और अगर एल्युमिनियम फ्लोरीन है तो ये एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, है ना? है कि नहीं? इसके सेंटर में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। एल्युमिनियम का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 6। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ भाई, एल्युमिनियम ज्यादातर कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। लेकिन देखो भाई, एल्युमिनियम मेटल है नॉन मेटल? मेटल। और ये कैसा है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का जनरली बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक। लेकिन भाई मैंने बोला था ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ज्यादातर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट। लेकिन उसमें ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये हमारा आयनिक होता है। ये आपको जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। मतलब लिथियम का फ्लोराइड आयनिक होता है, बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसा होता है? कोवेलेंट। अब रुक जाइए भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, है ना? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये एल्युमिनियम है और AlCl3 की बात कर रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 6। तो जब भी ये शेयरिंग से बॉन्ड बनेंगे तो ये सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन भाई ऊपर वाला तो आयनिक है ना, आयनिक में आप भी ऐसे ही सोचेंगे तो कभी इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आयनिक में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कभी भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से नहीं बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। तो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो ये आयनिक बॉन्ड है, तो भाई अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो एक्चुअली तो ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अरे भाई आयनिक बॉन्ड को पहले तोड़ दिया आपने। अब बताओ एल्युमिनियम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा कि नहीं? और फ्लोरीन का 9 है तो माइनस हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन? 10।
अरे भाई दोनों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो किसका ऑक्टेट हुआ है कंप्लीट? AlF3। मैं आपको वही समझाना चाहता था कि जब भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड को तोड़ के दिखेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करा के देखो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन आप जब तक आपको ये नहीं पता होता कि AlF3 आयनिक होता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते। लेकिन आप अभी से क्या आपको याद रहेगा, एल्युमिनियम के क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कौन आयनिक होता है? फ्लोराइड। बाकी सब कैसे होते हैं? कोवेलेंट। तो बताइए, मैं बोला था ना कि एल्युमिनियम के ज्यादातर कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट। किस किस के ज्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं? कौन सा मेटल का ज्यादा कंपाउंड कोवेलेंट होता है? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम।